हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल। हम पढ़ रहे थे एनवायरमेंटल स्टडीज़ में यूनिट 2 एयर पोल्यूशन। इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है हमारे पास एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेथड्स। एक बार देख लेते हैं कि इस पूरी यूनिट में हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था एयर पोल्यूशन, कि एयर पोल्यूशन क्या है। फिर हमने देखा कि उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, यानी कि कहाँ से एयर पोल्यूशन स्टार्ट होता है, क्या क्या सोर्सेज हैं। फिर हमने देखा कि एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट, एयर पोल्यूशन का प्रभाव बाकी चीज़ों पर क्या क्या है। और इस इम्पैक्ट में हमने सबसे पहले पढ़ा कि एयर पोल्यूशन का ह्यूमन हेल्थ पर क्या प्रभाव है, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट इकोनॉमी पर, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर क्या होगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि एयर पोल्यूशन का असर एनिमल्स पर क्या होता है। और इससे पहले हमने देखा कि एयर पोल्यूशन का असर प्लांट्स पर क्या होता है। तो ये सब टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। अगर उसमें कोई भी डाउट हो तो पुराने वीडियोस देख लेना। फिर हमारा टॉपिक है इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेथड्स। तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल के जितने मेथड्स हो सकते हैं, सबसे पहली बात तो जितने भी सोर्सेज हैं, अगर हम वहाँ पर पोल्यूशन को कंट्रोल कर दें, जैसे हम लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी ना जलाकर कुछ उसका ऑल्टरनेट यानी कि कोई और सॉल्यूशन ढूंढ लें, तो उधर से एयर पोल्यूशन नहीं होगा। मोटर व्हीकल्स में जितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है, अगर हम उनका यूज़ चेंज करके कुछ और कर दें, नेचुरल गैस यूज़ करना स्टार्ट कर दें, तो वहाँ से पोल्यूशन कम हो सकता है। ये बेसिक पॉइंट्स आप लोग को सब पता है कि हमें कूड़ा नहीं जलाना चाहिए और लकड़ी जलाने से नुकसान होता है, फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है वो हमारे लिए हानिकारक है। तो ये बेसिक पॉइंट्स सबको क्लियर ही हैं। और जो जो सोर्सेज से स्टार्ट है वो पॉइंट्स अगर हम देख लें, वहाँ हम कमी करें, वो चीज़ें हम ना करें, तो एयर पोल्यूशन कम होगा। इसके अलावा जो और पॉइंट्स आप लोग ने नहीं पढ़े होंगे वो हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेथड्स। देखो, सबसे पहला पॉइंट, व्हीकुलर पोल्यूशन कैन बी चेक्ड बाय रेगुलर ट्यून अप ऑफ इंजन्स। यानी कि व्हीकल का पोल्यूशन, यानी जितना भी वाहनों से पोल्यूशन होता है, हम इसको चेक कर सकते हैं रेगुलर ट्यून अप से। रेगुलर ट्यून अप क्या होता है? जैसे हम सर्विस कराते हैं, हम कोई भी बाइक लेते हैं, कोई कार लेते हैं, तो हम उसकी टाइम टू टाइम सर्विस कराते हैं। अब सर्विस में क्या होता है, जो भी अगर गाड़ी पोल्यूशन ज़्यादा कर रही है तो वो चीज़ उसकी कवर हो जाती है, या फिर किसी पार्ट की लाइफ कम हो रही है तो वो रिप्लेस हो जाता है, या फिर उसे ठीक कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं उसमें। तो वैसे ही अगर हम इंजन्स को टाइम टू टाइम ट्यून अप करते रहेंगे, उसकी सर्विसिंग कराते रहेंगे, तो एयर पोल्यूशन उससे नहीं होगा और एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा। जब व्हीकल से पोल्यूशन नहीं होगा तो एयर पोल्यूशन भी कम होगा। फिर रिप्लेसमेंट ऑफ मोर पॉल्यूटिंग ओल्ड व्हीकल्स। अब जैसे पुराने ट्रक्स होते हैं या पुरानी वाली बसेस, जो कि 15-20 साल पहले वही कॉमन हुआ करती थी, लेकिन अब उनका डिज़ाइन चेंज हुआ है, लुक में भी चेंज हुआ है, और उनका जो इंटरनल फंक्शनिंग है, यानी कि जो उसकी मशीनरी है, वो भी अब चेंज हुई है। तो अगर हम ऐसे व्हीकल्स जिनका पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करते हैं, उन्हें हम रिप्लेस कर दें, यानी कि नए से चेंज कर दें, तो भी एयर पोल्यूशन में गिरावट देखी जा सकती है। इंस्टॉलिंग कैटालिटिक कन्वर्टर्स। कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या होते हैं कि जो भी हार्मफुल वेस्ट निकलता है व्हीकल से, उसे कन्वर्ट कर देते हैं किसी और फॉर्म में, तो यह है कैटालिटिक कन्वर्टर्स। बाय इंजन मॉडिफिकेशन टू हैव फ्यूल एफिशिएंट मिक्सचर्स टू रिड्यूस CO एंड हाइड्रोकार्बन एमिशंस। अब कैटालिटिक कन्वर्टर्स हम यूज़ कर लेंगे, या फिर हम इंजन को मॉडिफाई कर लेंगे। मॉडिफाई का मतलब होता है किस चीज़ को बेहतर करना, तो हम इंजन को बेहतर कर सकते हैं उसमें फ्यूल एफिशिएंट मिक्सचर डालकर। फ्यूल एफिशिएंट मिक्सचर वो मिक्सचर होंगे, अब हम जैसे यहाँ एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे केस में मॉडिफिकेशन क्या होगी कि हम कुछ ऐसा चेंज कर दें उसके अंदर कि जिससे एयर पोल्यूशन ना हो
और हो तो बहुत ही मिनिमम लेवल पर हो। तो हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा हम डिज़ाइन करें कि उससे CO का जो एमिशन है, CO जो उससे निकल रही है, या फिर हाइड्रोकार्बन का जो एमिशन है वो एक कम लेवल तक हो। अगर हम ऐसा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं तो उससे भी एयर पॉल्यूशन में कमी हमें देखने को मिलेगी। एंड स्लो एंड कूलर बर्निंग ऑफ फ्यूल्स टू रिड्यूस NOx एमिशन। अब NOx क्यों है? क्योंकि NOx खाली NO भी हो सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड, और NO2 भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने X लिख दिया है, X की जगह 1 भी आ सकता है। अगर X की जगह 1 है तो ये कंपाउंड बन जाएगा NO, नाइट्रस ऑक्साइड, और अगर X की जगह 2 रहेगा तो ये बन जाएगा NO2। अब स्लो एंड कूलर बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जब हम फ्यूल्स की स्लो बर्निंग होगी और कूलर बर्निंग, ज़्यादा टेम्परेचर पर ज़्यादा वेस्ट निकलता है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर कम रखेंगे और स्लो बर्निंग रहेगी फ्यूल्स की तो उससे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो एमिशन है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये काफ़ी कम होगा, और जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है एयर पोल्यूशन में। तो अगर हम स्लो बर्निंग करेंगे और कूलर बर्निंग करेंगे तो NOx का एमिशन कम होगा। बहुत सारे पॉइंट्स हमने देख लिए कि व्हीकुलर पॉल्यूशन कम हो सकता है अगर हम अपने इंजन्स की रेगुलर ट्यून अप करें, मेंटेनेंस करें। दूसरा, रिप्लेसमेंट ऑफ मोर पॉल्यूटिंग ओल्ड व्हीकल्स, जो हमारे पुराने व्हीकल्स हैं उनका रिप्लेसमेंट कर दें। एंड कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या होता है कि जो भी वेस्ट है उसे ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे चेंज, जो पॉल्यूटेंट है वो किसी और फॉर्म में चेंज हो जाता है। फिर इंजन मॉडिफिकेशन, हम इंजन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और अगर हम स्लो और कूलर बर्निंग करेंगे तो भी NOx का एमिशन बहुत कम होगा, जिससे कि एयर पॉल्यूशन रिड्यूस हो सकता है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट, यूजिंग लो सल्फर कोल इन इंडस्ट्रीज। अब सल्फर डाइऑक्साइड हमारा एक मेजर पॉल्यूटेंट है, मेजर प्रदूषक है। तो अगर हम बहुत कम सल्फर यूज़ करें कोल इंडस्ट्रीज़ में तो भी हमारा पॉल्यूशन कम हो सकता है, एयर पॉल्यूशन में गिरावट आ सकती है। थर्ड पॉइंट इज़ मिनिमाइज या मॉडिफाई एक्टिविटीज़ विच कॉज पॉल्यूशन। हम उन एक्टिविटीज़ को जो पॉल्यूशन करती हैं या तो उन्हें मिनिमाइज कर दें या फिर मॉडिफाई कर दें। मॉडिफाई मैंने बताया था बेहतर करना किसी भी चीज़ को। अब जैसे हम पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमारा मॉडिफिकेशन होगा कि पॉल्यूशन को कम किया जाए, तो या तो मॉडिफाई कर दो या मिनिमाइज कर दो एक्टिविटीज़ विच कॉज पॉल्यूशन। यानी कि जितना भी पॉल्यूशन करने वाली एक्टिविटीज़ हैं या तो उन्हें मिनिमाइज करो, कम कर दो सबसे, या फिर मॉडिफाई कर दो। एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन। जैसे ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं जो कि पॉल्यूटेंट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, तो हम उन इंडस्ट्रीज़ में मॉडिफिकेशन करके चेंज कर सकते हैं। यानी कि उनका तरीका मैन्युफैक्चरिंग का बदल सकते हैं, किसी और फ्यूल का यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि पॉल्यूशन कम हो। तो ये हमने 3 पॉइंट्स यहाँ पर देखे हैं। एक बार आप ये पॉइंट्स रीड कर लो। ओके, ये तीनों पॉइंट्स क्लियर। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट इज़ पार्टिकुलेट कंट्रोल। अब जो पार्टिकुलेट्स होते हैं उनका कंट्रोल ये कैसे हो सकता है, पढ़ते हैं इसे। मैकेनिकल कलेक्टर्स, डस्ट साइक्लोन्स या मल्टी साइक्लोन्स। अब जो मैकेनिकल कलेक्टर्स हैं उसमें 2 चीज़ें आती हैं, डस्ट साइक्लोन या फिर मल्टी साइक्लोन। Cyclonic separation is a method of removing particulates from an air, gas or water stream. मैकेनिकल कैरेक्टर्स या फिर जितने भी साइक्लोनिक सेपरेशन है ये एक तरीका है पार्टिकुलेट्स को रिमूव करने का, किसी भी एयर से, किसी भी गैस से या फिर किसी भी वाटर के फ्लो से।
किसी भी एयर से, किसी भी गैस से या फिर किसी भी वाटर के फ्लो से जब हम पार्टिकुलेट्स को अलग कर देते हैं मैकेनिकल कलेक्टर से विदाउट द यूज़ ऑफ फिल्टर्स। हम बिना फिल्टर का यूज़ किए ये काम करते हैं। थ्रू वॉर्टेक्स सेपरेशन। अब वॉर्टेक्स सेपरेशन क्या होता है? जब हम बहुत तेज़ी से किसी भी लिक्विड को फ्लो कराते हैं स्पाइरल पैटर्न में तो उसे हम बोलते हैं वॉर्टेक्स। जैसे वॉश बेसिन में पानी जाता है, अगर वॉश बेसिन भरा हो उसके अंदर जैसे ही हम वो नीचे वाला पाइप खुल जाता है तो वैसे ही पानी बहुत तेज़ी से सेंटर की तरफ घूमता हुआ जाता है, तो वो जो फ्लो है उसे हम बोलते हैं वॉर्टेक्स फ्लो। रोटेशनल इफेक्ट्स एंड ग्रेविटी आर यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। अब जितने भी रोटेशनल इफेक्ट्स हैं और ग्रेविटी, इन दोनों को हम यूज़ करते हैं जो सॉलिड और फ्लूइड का मिक्सचर है उसे सेपरेट करने के लिए। अब फ्लूइड में वो गैसेस भी आ जाती हैं जो कि हमारे लिए एज अ पॉल्यूटेंट हैं, यानी कि हमारे लिए पॉल्यूटेंट्स हैं, उन गैसेस को भी हम वहाँ से हटा सकते हैं। अ हाई स्पीड रोटेटिंग flow is established within a cylindrical or conical container called a cyclone। अब एक हाई स्पीड रोटेटिंग फ्लो, बहुत तेज़ वाली स्पीड में जो रोटेट हो रहा है, वैसा हम फ्लो कंडीशन क्रिएट कर देते हैं, एक ऐसी कंडीशन बना देते हैं जिसमें बहुत तेज़ स्पीड से पानी रोटेट करता है विद इन अ सिलेंड्रिकल और कॉनिकल कंटेनर। या तो वो सिलेंडर हो सकता है या फिर वो कोन टाइप हो सकता है, कोनिक कंटेनर कॉल्ड अ साइक्लोन। अब जो ये कंटेनर है इसे हम बोलते हैं साइक्लोन। वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी हो सकता है और वो कोन की फॉर्म में भी हो सकता है, इसे हम कंटेनर को बोलते हैं साइक्लोन। एयर फ्लोज इन अ स्पाइरल पैटर्न। अब इसके अंदर जो एयर है वो स्पाइरल पैटर्न में जाती है। स्पाइरल मीन्स स्टेयर भी होती है स्पाइरल, यानी कि गोल गोल स्प्रिंग जैसे, तो उसे स्पाइरल बोलते हैं। एयर फ्लोज इन अ स्पाइरल पैटर्न बिगिनिंग एट द टॉप, ये टॉप से स्टार्ट होती है। वाइड एंड, अब टॉप पे इसका एंड बहुत बड़ा होता है, ऑफ द साइक्लोन एंड एंडिंग एट द बॉटम, और जो बॉटम का एंड है वो एकदम नैरो होता है। नैरो मीन्स छोटा। एंड बिफोर एग्जिटिंग द साइक्लोन इन अ स्ट्रेट स्ट्रीम थ्रू द सेंटर ऑफ द साइक्लोन एंड आउट द टॉप। अब साइक्लोन में एग्जिट होने से पहले सीधे चलते हैं और फिर टॉप से वो एग्जिट हो जाते हैं। इसका टॉप बड़ा होता है और जो बॉटम है वो शैलो होता है। यहाँ से ये एयर जो पोल्यूटेंट है वो टॉप से पास हो जाते हैं। तो ये हमने पूरी फंक्शनिंग देखी है पार्टिकुलेट कंट्रोल की। एक बार आप इसे रीड कर लो। ओके, आफ्टर पर्टिकुलेट कंट्रोल सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स देखो, आपको नाम में इसके दिख रहा होगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, इन चार्ज का यूज़ करके हम जब प्रेसिपिटेट करते हैं मीन्स पॉल्यूटेंट को अलग कर लेते हैं, तो ऐसा जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। पढ़ते हैं इसमें, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ब्रैकेट में ESP, हम इसको ESP भी बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर इज़ अ पर्टिकुलेट कलेक्शन डिवाइस। ये एक पार्टिकुलेट को कलेक्ट करने का डिवाइस है दैट रिमूव्स पार्टिकल्स फ्रॉम अ फ्लोइंग गैस, जो कि किसी भी फ्लोइंग गैस में से पार्टिकल्स को रिमूव कर सकता है यूजिंग द फोर्स ऑफ एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, जैसे मैंने बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव, इस टाइप वाले जो चार्जेस हैं उनका यूज़ करके हम जो भी पॉल्यूटेंट है उसे फ्लोइंग लिक्विड या फ्लोइंग गैस जिससे भी हमें सेपरेट करना है हम सेपरेट कर सकते हैं। किसका यूज़ करके? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस का।
Next, electrostatic precipitators are highly efficient filtration devices that minimally impede the flow of gases through the device. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स हाईली एफिशिएंट फिल्ट्रेशन डिवाइसेस हैं, यानी कि इनकी एफिशिएंसी, इनकी क्षमता, एफिशिएंसी क्षमता ही बोलेंगे कि ये बहुत एफिशिएंट है, यानी कि रिजल्ट बहुत सही रहता है इनका। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स जो हैं बहुत हाईली एफिशिएंट हैं और इनका फ्लो, इसमें गैसेस का फ्लो इम्पेड हो जाता है एंड कैन ईजिली रिमूव फाइन पर्टिकुलेट मैटर सच एज डस्ट एंड स्मोक फ्रॉम द एयर स्ट्रीम। और बहुत फास्टली इससे जो भी डस्ट है या फिर स्मोक है वो एयर स्ट्रीम से हम हटा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का यूज़ करते हैं। इस चार्ज के यूज़ से हम क्या करते हैं, जो भी डस्ट है या फिर स्मोक है उसे हम एयर स्ट्रीम से अलग कर सकते हैं। अब जैसे ही ये चीज़ें अलग हुई एयर से, हमारा एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने वाला सिस्टम, ये वाला काम बन गया। तो हम एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। देखो, थर्ड इज पार्टिकुलेट स्क्रबर्स। द टर्म वेट स्क्रबर डिस्क्राइब्स अ वेराइटी ऑफ डिवाइसेस that remove pollutants from a furnace flue, gas or from other gas streams। किसी भी गैस स्ट्रीम से या फिर फर्नेस फ्लू से हम पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करा सकते हैं। किसके थ्रू? वेट स्क्रबर्स के थ्रू। इन अ वेट स्क्रबर द पॉल्यूटेड गैस स्ट्रीम इज ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद द स्क्रबलिंग लिक्विड। अब इसमें वेट स्क्रबर में क्या होता है, जो भी पॉल्यूटेड गैस स्ट्रीम है यानी कि पॉल्यूटेड एयर है, हम उसे कांटेक्ट में ले आते हैं, संपर्क में ले आते हैं स्क्रबलिंग लिक्विड के। बाय स्प्रेइंग इट विद द लिक्विड, हम लिक्विड को उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं। बाय स्प्रेइंग इट विद द लिक्विड बाय फोर्सिंग इट थ्रू अ पूल ऑफ लिक्विड, या फिर जो एक किसी कंटेनर में लिक्विड भरा होता है, हम उस एयर को उसके अंदर फोर्स भी कर सकते हैं। और बाय सम अदर कॉन्टैक्ट मेथड, यानी कि और कोई भी मेथड हम फॉलो कर सकते हैं। मेनली हमें कांटेक्ट कराना है उन दोनों का, लिक्विड का और जो भी पॉल्यूटेंट एयर स्ट्रीम हमारे पास है, सो एज टू रिमूव द पॉल्यूटेंट्स, यानी किसी भी तरीके से कांटेक्ट कराना है जिससे कि हम पॉल्यूटेंट्स को रिमूव कर सकें। द डिज़ाइन ऑफ वेट स्क्रबर्स और एनी एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंडीशंस एंड द नेचर ऑफ द एयर पॉल्यूटेंट्स इन्वॉल्व्ड। अब जो वेट स्क्रबर्स का डिज़ाइन है ये डिपेंड करता है कि हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस कैसा है, यानी कि कैसे हम उसका किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। और डिपेंड करता है कि पॉल्यूटेंट जो एयर में पॉल्यूटेंट्स मिक्स हैं वो किस टाइप के हैं, बहुत हाई इंटेंसिटी के हैं यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, नॉर्मल हैं, बहुत लाइट हैं, तो उसके बेसिस पर भी हम उन्हें अलग अलग कैटेगराइज कर देते हैं। इनलेट गैस characteristics and dust properties if particles present are of primary importance। जो गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और डस्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर पार्टिकल्स ये प्रेजेंट हैं तो ये इतना कोई मतलब ख़ास इशू नहीं है। मेन चीज़ है पॉल्यूटेंट्स को हटाना वहाँ से। देखो, ये भी हम क्लियर कर चुके हैं। पार्टिकुलेट स्क्रबर्स, एक बार आप इसे रीड कर लो। देखो, अगर आपको ये चीज़ें इंग्लिश वाली टर्म में क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई डाउट आता है तो मैंने इन टॉपिक्स को हिंदी में भी कवर किया है। देखो, इसका कन्वर्जन था, तो ये जो फर्स्ट लिखा था उसको मैं हो गया वो कन्वर्जन, वो फर्स्ट पॉइंट है। वाहनों के प्रदूषण को नियमित रूप से इंजनों के ट्यूनअप द्वारा जांचा जा सकता है। अधिक प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों का प्रतिस्थापन, उत्प्रेरक कन्वर्टर स्थापित करना, CO और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ईंधन कुशल
मिश्रण करने के लिए इंजन संशोधन द्वारा और NOx उत्सर्जन को कम करने के लिए ईंधन का धीमा और ठंडा जलना, उद्योगों में कम सल्फर कोयले का उपयोग करना। एंड थर्ड, ऐसी गतिविधियों को कम या फिर संशोधित करें जो प्रदूषण का कारण बनती है, जैसे परिवहन और ऊर्जा उत्पादन। देखो, तीनों पॉइंट्स हमने पढ़े थे, इंग्लिश में पढ़ लिए थे, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, और सेम चीज़ आपको हिंदी में भी प्रोवाइड करा दी गई है। कोई दिक्कत हो तो इधर से कवर कर लेना। फिर उसके बाद फर्स्ट पॉइंट हम देखा मैकेनिकल कलेक्टर। मैकेनिकल कलेक्टर धूल चक्रवात, बहुचक्रवात, चक्रवाती पृथक्करण एक वायु गैस या पानी की धारा से कणों को हटाने का एक तरीका है। फिल्टर के उपयोग के बिना भंवर जुदाई के माध्यम से घूर्णी प्रभाव और गुरुत्वाकर्षण का उपयोग ठोस और द्रव के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है। एक उच्च गति घूर्णन प्रवाह एक बेलनाकार या शंक्वाकार कंटेनर के भीतर स्थापित होता है, जिसे चक्रवात कहा जाता है। चक्रवात के ऊपर चौड़े सिर पर शुरू होने और चक्रवात के केंद्र के माध्यम से एक सीधी धारा में चक्रवात से बाहर निकलने से पहले और ऊपर अंत में शुरू होने वाले सर्पिल पैटर्न में हवा बहती है। घूर्णन धारा में बड़े कणों में धारा की तंग वक्र का पालन करने के लिए बहुत अधिक जड़ता होती है और बाहर की दीवार पर प्रहार होता है, फिर गिरते हुए चक्रवात के नीचे जहां उन्हें हटाया जा सकता है। देखो, पूरी चीज़ मैंने आपको मैकेनिकल कैरेक्टर का क्या प्रोसेस है ये एक्सप्लेन कर दिया था। डिटेल में पढ़ना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इधर से। मैकेनिकल कलेक्टर के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ESP या इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर एक कण संग्रह उपकरण है जो एक प्रेरित इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बल का उपयोग करके एक बहती गैस से कणों को निकालता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स अत्यधिक कुशल निस्पंदन उपकरण हैं जो उपकरण के माध्यम से गैसों के प्रवाह को न्यूनतम रूप से बाधित करते हैं और हवा के प्रवाह से धूल और धुएं जैसे सूक्ष्म कणों को आसानी से हटा सकते हैं। गीले स्क्रबर्स के विपरीत जो ऊर्जा को सीधे प्रवाहित द्रव माध्यम पर लागू करते हैं, एक ESP ऊर्जा को केवल कणों के एकत्र होने के लिए लागू करता है और इसलिए ऊर्जा की खपत में बहुत कुशल है। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और इधर से पढ़ लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स के बाद लास्ट है हमारे पास पार्टिकुलेट स्क्रबर्स। वेट स्क्रबर शब्द कई प्रकार के उपकरणों का वर्णन करता है जो प्रदूषक को एक भट्टी की ग्रिप, गैस या अन्य गैस धाराओं को हटाते हैं। एक गीले स्क्रबर में प्रदूषित गैस की धारा को स्क्रबिंग तरल के संपर्क में लाया जाता है। इससे तरल के साथ छिड़काव करके इसे तरल के पूल के माध्यम से या किसी अन्य संपर्क विधि द्वारा मजबूर किया जाता है ताकि प्रदूषकों को हटाया जा सके। गीले स्क्रबर्स या किसी भी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण का डिज़ाइन औद्योगिक प्रक्रिया की स्थिति और इसमें शामिल वायु प्रदूषकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। इनलेट गैस विशेषताओं और धूल गुण यदि कण मौजूद हैं प्राथमिक महत्व के हैं। देखो, ये था पार्टिकुलेट स्क्रबर्स। एक बार आप इसे रीड कर लो। और अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो स्लाइड्स इंग्लिश में थी वही सेम स्लाइड्स हिंदी में भी थी, तो आप अगर कोई टर्म अटकता है तो हिंदी में भी क्लियर कर सकते हैं।
तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक एयर पॉल्यूशन का, कि एयर पॉल्यूशन के कंट्रोल मेथड्स, किस किस प्रकार से हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, ये हम देखते हैं इन टॉपिक से। पार्टिकुलेट स्क्रबर्स, मैकेनिकल वाइब्रेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, इन सब से हमने क्लियर कर लिया। तो यहाँ आज जो हमने कवर किया इसे इंक्लूड करके यूनिट 2 एयर पॉल्यूशन हमारी कंप्लीट होती है। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3। कोई भी डाउट हो तो प्रीवियस वीडियोस देख के उसे क्लियर कर लेना। थैंक यू।